Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your chemistry teacher Muhammad Amir Bhatti. We will be discussing topic 3B with respect to MDCAT. ये चैप्टर 6 बुक 2 का बनता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में और इस चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टॉपिक का नेम भी यही है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी कर रहे होंगे जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आए हैं पास्ट पेपर में। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट की वेरिएबल होती है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की एक बड़ी टिपिकल प्रॉपर्टी है। Transition elements are used as a catalyst. Transition element have the habit of forming complex compounds. Complex compounds क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कलर की हैबिट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। किस तरह से वो कलर शो करते हैं, कौन कौन से वो कलर शो करते हैं और कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कलर शो नहीं करते। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कम्प्लेक्स आयन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। हमारे सिलेबस में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो सिर्फ उन कम्प्लेक्सेस की है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और 6 होता है, इसके अलावा नहीं है। अगर आप ये टॉपिक स्टडी करना चाहते हैं तो ये टॉपिक्स हमें कहाँ से मिलेंगे, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 बुक 2 में से। इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो ज्योमेट्री एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कम्प्लेक्स आयन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। ये टॉपिक लास्ट ईयर नहीं था, लास्ट ईयर ऐड किया गया है और ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में मौजूद नहीं है। ये टॉपिक ए लेवल और एफएससी के चूँकि कंबाइंड सिलेबस बनता है, उनके कलेक्टिव टॉपिक्स हैं, इस वजह से ये आपको करना ही है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप गूगल सर्च करके आइसोमेरिज्म स्टडी ना कीजिएगा, उसमें आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस में चले जाएंगे। इसी तरह से एक और टॉपिक है यूजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज कैटालिस्ट। ये टॉपिक जो है ये अगेन पंजाब टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको एक्सक्लूसिवली पढ़ाए जाएंगे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ किप्स। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इनमें कौन कौन से एमसीक्यूज पास्ट पेपर में आ चुके हैं। तो अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2017 में एक एमसीक्यूज आया है। इसी तरह से कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस का एमसीक्यूज आया है अगेन 2017 में। 2017 में जब एमडीकैट हुआ था तो वो रिकंडक्ट किया गया था। रिकंडक्ट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में से एक एमसीक्यूज आया है। 2018 के अंदर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस में से क्वेश्चन आया है। और इसके अलावा ज्योमेट्री एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कम्प्लेक्स आयन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6, इसमें से एक क्वेश्चन आया। इसके ऊपर मैंने स्टारिक लगाया है, ये ज्योमेट्री का प्योरली क्वेश्चन था, आइसोमेरिज्म का नहीं था, बिकॉज आइसोमेरिज्म इज एडेड लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन नहीं था। 2019 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से एक क्वेश्चन आया। अब हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। होप यू विल गेट इट सून। थैंक यू। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें हमारा मेजर फोकस जो रहेगा वो रहेगा 3D सीरीज़ के ऊपर, क्योंकि हमारी बुक में भी ज़्यादा जो पोर्शन डिस्कस किया गया है वो 3D सीरीज़ से रेलिवेंट है। तो 3D सीरीज़ को अगर हम बात करें, उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हमारे पास इसमें है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इनके हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। स्कैंडियम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 21, टाइटेनियम 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इनकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन शुरू में वैसे ही है जैसे आर्गॉन 18 की आ जाएगी, उसके बाद 4s2 एंड 3d1। आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन सिमिलरली चलती रहेगी। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन हम इंक्रीज करते जाते हैं। 4s2 3d2, वनेडियम 4s2 3d3, क्रोमियम 4s2 3d4। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहाँ पे एनसर्कल कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ इसे हम अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास मैंगनीज आ गया, 4s2 3d5, 4s2 3d6, इसी तरह से चलता जाएगा। 4s2
3d7, निकल 4s2 3d8, कॉपर 4s2 3d9। इस 4s2 3d9 को अगेन हम नोट डाउन कर लेते हैं। जिंक 4s2 3d10। हमने जो डेफिनेशन की थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो भी यही थी कि डी सबशेल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। तो आप देखिए ग्रेजुअली जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं वो डी सबशेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। अब इसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस को मैंने हाईलाइट किया है। इसकी रीज़न क्या है, ये अगर हम नॉर्मली ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी होनी चाहिए, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया है कि क्रोमियम और कॉपर के अंदर ऐसा नहीं होता। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s जम्प्स इनटू 3d। इसकी रीज़न क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके क्यों 3d में चला जाता है? रीज़न ये है कि आपके पास 3 मौकों पर सबशेल जो है वो स्टेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल वो तब होता है जब वो फुली फिल्ड हो। फुली फिल्ड पे कोई भी सबशेल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद स्टेबिलिटी होती है हाफ फिल्ड पे, और वो लीस्ट स्टेबल होता है जब वो पार्शली फिल्ड होता है। इसी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अंदर ये रीज़न है। असल में यहाँ पर S तो स्टेबल है लेकिन D स्टेबल नहीं है, क्योंकि D पार्शली फिल्ड है। तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s जम्प्स इनटू 3d, जिसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3d5 एंड 4s1। सिमिलरली कॉपर में 4s से एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके इधर चला जाएगा, 4s हाफ फिल हो जाएगा, 4s स्टेबल हो जाएगा, 3d10 कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा। और चूंकि आपके पास जो है वो 3d एक बड़ा सबशेल है, तो इसकी स्टेबिलिटी से एटम की ओवरऑल स्टेबिलिटी में इजाफा हो जाता है। तो ये आपके पास आ गई इनकी कॉन्फ़िगरेशंस। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस करने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन S, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D, और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है 0 अनपेयर्ड है। यहाँ पर S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 अनपेयर्ड होगा, इसमें भी कोई अनपेयर्ड नहीं है। यहाँ पर सिमिलरली 1 अनपेयर्ड आ जाएगा और यहाँ पर 0 अगेन अनपेयर्ड हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं D की तरफ। D को समझते हैं, D में किस तरह से हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। अगर आप देखें, मैं इधर इसको ड्रा कर रहा हूँ, D सब शेल जो है इसमें फर्दर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx2, y2 एंड dz2। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अकेला पड़ा होगा, मींस अनपेयर्ड होगा। तो D में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड भी 1 है। अगर D में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो अनपेयर्ड भी 2 होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग रह रहे हैं। D में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो तीनों अनपेयर्ड होंगे, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन अगेन अकेला आएगा। लेकिन जब D में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। इट इज ओबेइंग हुन्स रूल, इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू स्टे इन डिफरेंट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन। तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे अनपेयर्ड। यहाँ पर रुक जाएं। नेक्स्ट मैकेनिज्म में भी 5। आगे जब 6 इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ज़रूरी है कि वो किसी एक के साथ पेयर अप हो। जब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो टोटल 6 हो गए, तो इसमें अनपेयर्ड कितने रह गए हमारे पास, 1, 2, 3 और 4। तो अनपेयर्ड हमारे पास रह जाएंगे 4। सिमिलरली यहाँ पर जब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएगा, तो अनपेयर्ड रह जाएंगे हमारे पास 3। जब 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर एक और पेयर अप हो जाएगा, तो अनपेयर्ड आपके पास कितने रह गए, 2। जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन इधर और आ गया, 1 इधर आ गया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अब अनपेयर्ड नहीं है इन D। तो ये हमारे पास आ गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D। अब हम देखते हैं टोटल अनपेयर्ड के। S और D के इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड अप कर दें तो वो आपके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसमें 1 अनपेयर्ड है, इसमें 2 अनपेयर्ड हैं, इसमें 3 अनपेयर्ड है, इसमें टोटल 6 अनपेयर्ड हैं, इसमें 5 अनपेयर्ड हैं, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 0, इसमें 0। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ख़ास तौर पे D के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करने के लिए, लाइक पैरामैग्नेटिज्म, लाइक बाइंडिंग एनर्जी, लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी इन पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपने बड़े अच्छे से इन्हें मेमोराइज करना है।
नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा, ये हमने SOD सब शेल डिस्कस किए हैं। अगर मैं इसके अंदर शेल्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ कि मेरे पास M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और मेरे पास N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक कन्फिग्रेशन मैं पूरी लिखना चाहूँगा यहाँ पर आपके लिए स्कैंडियम 21 की। लेट से अगर स्कैंडियम 21 की कन्फिग्रेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक अगर आप काउंट करें तो इसमें टोटल 10 एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। इसके बाद आ जाएगा आपके पास 4s2 और 3d1। ये कन्फिग्रेशन आर्गोन की है जो हमने ऊपर रिप्रेजेंट कर दी थी। यह सारी कन्फिग्रेशन आर्गोन की चल रही होगी। 4s2 3d1 को हम यहाँ पर लिखते गए हैं। अब हमने देखना है M शेल। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जिनका क्वांटम नंबर 1 है वो K शेल है, जिनका क्वांटम नंबर 2 है वो L शेल है, जिसका क्वांटम नंबर 3 है वो M शेल है। तो क्वांटम नंबर 3 वालों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ये है, एक ये है और एक जो D में आ रहे हैं। तो मैं ये फार्मूला एक आपके साथ शेयर करता हूँ छोटा सा, कि आप 8 में D में आने वाले इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। 8 पहले से हैं प्लस जितने इलेक्ट्रॉन D में आएंगे वो आपको M शेल के इलेक्ट्रॉन्स बता देगा। इसको हम देख लेते हैं। 8 प्लस D के इलेक्ट्रॉन तो टोटल M में इलेक्ट्रॉन हो गए 9, 8 प्लस D के इलेक्ट्रॉन 10, 8 प्लस D के इलेक्ट्रॉन 11, 8 प्लस D के इलेक्ट्रॉन 13, 8 प्लस D के इलेक्ट्रॉन 13, 8 प्लस D के इलेक्ट्रॉन 14, 8 प्लस 7 15, 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 10 18 एंड देन अगेन 18। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन M शेल। N शेल कौन सा होगा? S, सिंपल। तो S में यहाँ पर अगर हम देखें S में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सभी में मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम में आकर 1 रह जाता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है। कॉपर में आकर 1 रह जाता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इनके शेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने डिस्कस कर ली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करते जाना है। यही चीज़ें हम MCQ बनाकर डिस्कस करेंगे। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको जो मैं MCQ में अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। हमारे पास इसमें 1 और 2, इसी तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आपने ये देखें 5 ईच, यहाँ पर 18 ईच, यहाँ पर अनपेयर्ड अगर हम देखें तो यही आपसे कुछ मैंने हाईलाइट किए हैं, MCQ की फॉर्म में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करूं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर D के अंदर, वो सेकंड लास्ट शेल में आता है। D सब शेल में तो आता है लेकिन वो सेकंड लास्ट शेल में आता है। तो आप देखें N शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम रही है, जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो D में आ रहा है और D पार्ट है M शेल का। N आउटर होगा, M इनर होगा, मींस वो सेकंड लास्ट शेल में ही एंटर हो रहा है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन। इसी तरह से अगर आप F ब्लॉक को देखेंगे तो उन्हें हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं। चलें जी, कुछ MCQs की तरफ हम मूव करते हैं। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं आपके सामने, फिर उन ऑप्शन से हम कुछ स्टेटमेंट्स के लिहाज से देखेंगे किसका क्या पॉसिबल आंसर है। एक ऑप्शन मैं लिख लेता हूं कॉपर एंड जिंक, बीटा ऑप्शन मैं लिख लेता हूं मेरे पास है क्रोमियम एंड मैंगनीज, चार्ली ऑप्शन हम लिख लेते हैं इसमें स्कैंडियम एंड जिंक, डेल्टा ऑप्शन हम लिख लेते हैं क्रोमियम एंड कॉपर। अब इसमें आपसे क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। पहला पेयर है मेरे पास कॉपर एंड जिंक का। अब यहाँ पर देखें, आपको बहुत सारे MCQs यहाँ पर मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया। कॉपर एंड जिंक के पेयर में पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपके पास। अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि D सब शेल में नो अनपेयर्ड इन D सब शेल, तो वो कौन सा पेयर है एलिमेंट्स का जिसमें D में कोई अनपेयर्ड नहीं है? तो कॉपर और जिंक का D10 होता है, तो इनमें कोई अनपेयर्ड नहीं है। तो ये एक ऐसा पेयर है। इसके अलावा कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिसके अंदर D में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। आप सभी में देखें D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे। अच्छा जी,
इसी तरह से इसके हवाले से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कंप्लीट एम शेल। एम शेल किस में कंप्लीट है? एम शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो किस में कंप्लीट है? अगेन कॉपर एंड जिंक। सिमिलरली आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें किस में कंप्लीट 3D है। तो इन सभी पेयर्स को अगर आप देखें तो वो वाहिद पेयर अगेन कॉपर एंड जिंक का बनता है जिसमें डी कंप्लीट है। ठीक हो गया, ये हमने इससे 2 MCQs ड्राइव कर लिए। आगे आते हैं हम क्रोमियम एंड मैंगनीज। क्रोमियम एंड मैंगनीज अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मैक्सिमम अनपेयर्ड इन डी सब शेल। किसके अंदर? डी सब शेल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो डी में मैक्सिमम अनपेयर्ड पॉसिबल 5 थे, और वो 5 किस पेयर के अंदर है? क्रोमियम एंड मैंगनीज के अंदर। इसी तरह से स्कैंडियम एंड जिंक, आपसे ये पूछा जा सकता है किस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्कैंडियम और जिंक ये दोनों नॉन टिपिकल ट्रांजिशन है, क्योंकि स्कैंडियम +3 में एम्प्टी हो जाता है डी सब शेल, और जिंक कंप्लीटली फिल्ड है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वायलेट ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को वायलेट करता है? तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को वायलेट करने वाला पेयर है डेल्टा, क्रोमियम एंड कॉपर। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s jumps into 3D in both chromium and copper. When electron jump from low energy orbit to high energy orbit, then off-bow principle is violated. Why? Because off-bow principle states that electron are filled in those orbital first having minimum energy. तो ये मिनिमम एनर्जी को छोड़ के मैक्सिमम एनर्जी हाई एनर्जी में चले गए हैं, तो ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल की वायलेशन है। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, द ओनली पेयर विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल। कौन सा पेयर ऐसा है जिसके एस सब शेल में अनपेयर्ड है? तो अगर हम देखें तो एस में अनपेयर्ड आपके पास यहां पर है एक और एक यहां पर है, तो अगेन क्रोमियम एंड कॉपर की ऑप्शन आएगी। फिर एस सब शेल की जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। एस सब शेल की जगह आपसे ये कहा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इन एन शेल। अगेन आंसर क्रोमियम एंड कॉपर है। एक और क्वेश्चन, which one of the following pair has minimum electron in S? Minimum electron in 4s, अगेन आंसर यही होगा। मिनिमम इलेक्ट्रॉन इन n शेल, अगेन आंसर यही होगा। सो ये हमारे पास डिफरेंट MCQ बन सकते हैं इसमें से। अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट, अच्छा एक मैंने छोटी सी गलती स्पॉट की है, यहाँ पर S + D में जो टोटल अनपेयर्ड इसमें बनेंगे वो 1 आएंगे, तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ जी। आगे हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस में लिख रहा हूं आपके पास, जिंक, ऑप्शन है मेरे पास कॉपर, ऑप्शन है मेरे पास क्रोमियम एंड मैंगनीज। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग does not have any unpaired electron। इनमें से किस में कोई अनपेयर्ड नहीं है? तो टोटल अनपेयर्ड 0, सिर्फ एक एलिमेंट के हैं और वो है जिंक। जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इन्हीं को ऑप्शंस के साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने ये बताना है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ये नहीं कहा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी, मैंने टोटल पूछे। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो किसके अंदर हैं? क्रोमियम के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमियम। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और वो कितने हैं? 6। इसी तरह से हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं। आपके पास किस
में ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से किसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? जी, तो एक और एमसीक्यू हम इसमें से डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस में लिख रहा हूं 4, बीटा ऑप्शन 5, चार्ली 6, डेल्टा 1। हम इसमें ये चीज डिस्कस कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। डी सब शेल में मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? तो हमने जब इसे ड्रा किया था तो हमने देखा था, वैसे आप इससे भी देख सकते हैं, तो डी में मैक्सिमम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं वो 5 हैं। फिर आप ये डिस्कस कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल। एस सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगी डेल्टा। सेम मैक्सिमम पॉसिबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल जो है वो किस में पॉसिबल है? तो आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगी 6। तो टोटल 6 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कलर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ 3D सीरीज स्पेशली। तो आपके पास जो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इनके हम ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर देखें तो स्कैंडियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो है +2 एंड +3। टाइटेनियम शो करता है +2, +3 एंड +4। वनेडियम शो करता है +2, +3, +4 एंड +5। क्रोमियम +2, +3, +4, +5 एंड +6। मैंगनीज +2, +3, +4, +5, +6, +7। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक कम होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट एक बढ़ते आए हैं, अब एक कम होना शुरू हो जाएंगे। +2, +3, +4, +5, +2, +3, +4, +2 एंड +3 एंड +2। तो ये 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो वो शो करते हैं। क्योंकि इनका डी सब शेल भी पार्टिसिपेट करता है इन बॉन्डिंग, तो दैट्स व्हाई दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हवाले से कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, ऑप्शन में पहले लिख रहा हूँ +2, चौरलिया ऑप्शन हम लिख लेते हैं +7, बीटा ऑप्शन हम लिख लेते हैं +1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज +3। अगर हम देखें तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक मैंने किसी की नहीं लिखी, तो याद रखिएगा 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, मैंगनीज, आयरन +1 एंड कॉपर। ये 3 एलिमेंट हमारी बुक ऐसे मेंशन कर रही है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इन एमसीक्यूज, इन ऑप्शन के साथ हम पहला एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए दैट द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज, आप इनको देखें, इनको ऑब्जर्व करें, इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी है जो आपको सबसे ज़्यादा कॉमन नज़र आ रही है? तो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनमें +2। +2 इज एन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑल एलिमेंट। तो अगर आपका क्वेश्चन ये हो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका आंसर आ जाएगा अल्फा मेरे पास। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछ लूं दैट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा चार्ली। चार्ली में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कोई एलिमेंट शो नहीं कर रहा।
और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लीस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप सबसे कम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगेन आंसर है चार्ली। +7 सिर्फ एक दफा जो है वो एक एलिमेंट शो करता है मैंगनीज, उसके अलावा कोई एलिमेंट शो नहीं कर रहा। एक और एमसीक्यू हम इसमें देख लेते हैं, उसकी ऑप्शन मैं लिख रहा हूं। मेरे पास है जिंक, मेरे पास है मैंगनीज, इसी तरह से मेरे पास है क्रोमियम एंड डेल्टा ऑप्शन इज स्कैंडियम। क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच शो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? एलिमेंट विद सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा है, तो मेरे पास आंसर इसका हो जाएगा अल्फा, जिंक। जिंक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ +2 शो कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट विद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा चार्ली। मैंगनीज +7 शो कर रहा है। फिर यह भी पूछा जा सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी अगेन आपके पास आंसर होगा हमारे पास मैंगनीज। ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो कर रहा है। अच्छा, अगर एक और क्वेश्चन हम इसमें से पूछ लें, एलिमेंट विच कैन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एलिमेंट ऐसा है इनमें से जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? तो मैंगनीज, आयरन और कॉपर। तो यहां पर राइट ऑप्शन अगेन आपके पास चार्ली हो जाएगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट का आंसर हमारे पास आएगा चार्ली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलर शो करते हैं। कलर की रीजन क्या है, कलर किस वजह से शो होता है? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है डी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D सबशेल में डी ट्रांजिशन शो करता है, 4D में भी और 5D में भी। यही रीजन है कैसे डी ट्रांजिशन होती है और ये क्या होती है। आपको पता है कि डी सबशेल जो है इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये 5 ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं। जब लिगेंड इनको अप्रोच करता है तो दो तरह की उसकी अप्रोच होती है, उसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है तो इसकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं। पहले ये डीजेनरेटेड होते हैं, लेकिन फिर इनकी एनर्जी 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। यह है डेल्टा ई, एनर्जी का डिफरेंस ऊपर को जाए तो बढ़ रहा है। ये कम एनर्जी वाले हैं dxy, dyz एंड dxz, ज्यादा एनर्जी वाले हैं dx2, y2 एंड dz2। अब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट स्कैंडियम +2, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो मौजूद है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी में चला जाएगा। जब वो वापस लो में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा विच विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कलर। कलर्स को याद रखने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट क्या है, हमने एक इस तरह से सर्कल ड्रा करके इसके 6 स्लाइस बना लेने हैं, जस्ट लाइक अ मीडियम पिज़्ज़ा। तो इसके हमने 6 स्लाइस बना लिए। इसमें अब आप फिल करेंगे कलर्स, कौन कौन से? वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये हमने इसके अंदर कलर फिल कर दिया। अब हमें कलर कैसे पता चलेंगे? याद रखिएगा, बात को गौर से सुनिएगा। जो लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसके ऑपोजिट कलर वो शो करेगा, और साथ वाले 2 कलर ट्रांसमिट करेगा। जैसे हमारी बुक एग्जाम्पल देती है, अगर वो वॉयलेट एब्जॉर्ब करता है तो येलो कलर शो करता है, येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट शो करेगा। रेड और ब्लू कलर जो हैं, ये 2 साथ वाले कलर जो हैं ये ट्रांसमिट होंगे। तो ये आपके पास कलर की स्कीम है, इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं। कलर के हवाले से हम कुछ MCQ डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास अल्फा ऑप्शन है Zn +2, चार्ली ऑप्शन है Mn +2, बीटा ऑप्शन है मेरे पास कोबाल्ट +2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज
कॉपर +1। इनमें से कौन सा आयन ऐसा है जो कलरलेस होगा? आपने ये बताना है कौन सा आयन ऐसा है जो कलरलेस होगा। तो इसमें कलरलेस होगा जिंक +2। क्यों? क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आफ्टर आर्गोन 18 4s2 3d10। तो जब जिंक +2 बनेगा तो इसके s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा s में से जाते हैं। d में 10 इलेक्ट्रॉन है और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे। जब याद रखें दो कंडीशंस ऐसी हैं, जब d 0 हो जाए या d 10 हो जाए, d 0 पे और d 10 पे ये कलर शो नहीं करता, क्योंकि इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास d और dd ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब d में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो dd ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं है। सो इस रेफरेंस में अगर हम देखें तो हम कुछ आयंस हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर। +3 +4 ये वो आयंस हैं जो dd ट्रांजिशन की वजह से कलर शो नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी में हमारे पास एक 3d जो है वो 0 हो चुका है, 3d एम्प्टी हो चुका है, तो कलर शो नहीं करेंगे। कॉपर और जिंक +2 ये भी कलर शो नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर 3d10 है। कॉपर के अंदर 3d10 कब होगा? जब ये +1 में होगा। तो कॉपर +1 में, जिंक +2 में कलर शो नहीं करता। कॉपर की सिर्फ +1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कलरलेस है, +2 और +3 में ये कलर शो करेगा। इसी तरह से आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर इनमें से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आयन ऑलवेज एक्सिबिट अ कलर, तो मैंगनीज और कोबाल्ट ये दो आयन ऐसे हैं जो हमेशा, कोबाल्ट एक आयन ऐसा है जो हमेशा कलर शो करेगा। मैंगनीज भी +7 में कलरलेस हो सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कलर। थैंक यू। हमने डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो हमने 3D सीरीज डिस्कस कर रहे हैं उसके हवाले से, कि आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और उनके कम्प्लेक्सेस हैं वो कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट हैं। हम पहले ये रीज़न स्टडी करते हैं व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल इन कैटालिसिस। तो इनकी जो रीजंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इनमें d ऑर्बिटल वेकेंट होता है, इस वजह से ये अच्छे कैटालिस्ट हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है इनका, आपको पता है, आपने तमाम स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस किए हैं। इनकी सरफेस जो है वो लार्ज एक्टिव सरफेस एरिया होता है, और इसके अलावा ये आपको पता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं टू एब्जॉर्ब एन एक्टिवेटर। इस वजह से ये 4 रीजंस हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन। तो ये 4 रीजन आपने याद रखनी है। वेकेंट d ऑर्बिटल, नंबर 2 ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है, नंबर 3 सरफेस एरिया, और नंबर 4 इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यहाँ पर एक थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको दिखाने की कोशिश की गई है कैटालिसिस का, एड्सॉर्प्शन कैटालिसिस किस तरह से होती है। ये आपके पास है सरफेस, कैटालिस्ट अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है। इस सरफेस पर आकर एक रिएक्टेंट अटैच हो गया है, फिर दूसरा रिएक्टेंट भी इस सरफेस के साथ आकर अटैच होगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में ग्रीन बॉल्स अटैच हुई, ये एक रिएक्टेंट को शो कर रही हैं। सेकंड स्टेप में येलो बॉल्स अटैच हो रही हैं, ये दूसरा स्टेप है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, ग्रीन और येलो आपस में मिल गई हैं, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, वन ऑफ द रिएक्टेंट अप्रोचेस द कैटालिस्ट सरफेस एंड सेटल ऑन टू द सरफेस साइड, ये क्या है, एड्सॉर्प्शन, ग्रीन सेटल होगी। अनदर रिएक्टेंट अप्रोचेस द कैटालिस्ट, दूसरा रिएक्टेंट भी आ रहा है, येलो में शो कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, और इसको आप क्या कहते हैं, रिएक्शन। वापस चलेंगे, द प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, अब याद रखिएगा इनके जो कम्प्लेक्सेस हैं, ये एक लाइन लिखी हुई है, ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस डू नॉट बिहेव एज कैटालिस्ट, दे डू नॉट बिहेव एज कैटालिस्ट, कम्प्लेक्सेस कैटालिस्ट के तौर पर बिहेव नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास एक टेबल है जिसमें बुक में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो कैटालिस्ट हैं उनको सम अप किया गया है। मैथानॉल की प्रेपरेशन में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड यूज होता है। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 और KClO3 में MnO2 यूज होता है।
हाइड्रोजिनेशन में निकल, प्लाटिनम, प्लाडियम यूज होते हैं, ट्रांजिशन है। प्लास्टिक्स बनाने में टाइटेनियम क्लोराइड, हाई क्वालिटी के प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कंटैक्ट प्रोसेस में प्लाटिनम और V2O5 यूज होते हैं। हैबर्स प्रोसेस आपने पढ़ा था, इसमें आयरन, मोलबेडिनियम वगैरह यूज होते हैं। तो ये आपके पास 6 प्रोसेस जो हैं, इनके इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट दिए गए हैं, ये आपने याद करने हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट की 3D सीरीज है उसके हवाले से। कुछ MCQs कर लेते हैं कैटालिस्ट की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए। नंबर 1, ट्रांजिशन एलिमेंट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज कैटालिस्ट। व्हाई दे आर यूज्ड एज कैटालिस्ट? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, एक्टिव सरफेस एरिया ऑफ मेटल, इनकी सरफेस एरिया ज्यादा होता है और सरफेस इनकी बहुत प्रोएक्टिव होती है, अपने ऊपर अटैच कर लेती है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, विच ट्रांजिशन मेटल इज नॉट यूज्ड एज अ कैटालिस्ट इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस? तो थोड़ी देर पहले जो आपने टेबल डिस्कस किया, अगर मैं उस पर वापस चला जाऊं, तो निकल, प्लाटिनम और प्लाडियम, ये 3 कैटालिस्ट यूज हुए हैं। निकल, प्लाटिनम और प्लाडियम। निकल भी यूज हुआ है, प्लाटिनम भी, प्लाडियम भी, तो कौन सा यूज नहीं हुआ? एल्यूमिनियम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटालिटिक प्रोसेस? H2O2 की डीकंपोजिशन और KClO3 की डीकंपोजिशन कैटालिटिक है। N2H2 मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, हैबर्स प्रोसेस कैटालिस्ट है। निकल हाइड्रोजनेशन में यूज हुआ है, ये भी आपके पास कैटालाइसिस है। ये कैटालाइसिस नहीं है क्योंकि इसमें जिंक जो है, ये रिडक्शन का प्रोसेस है, जिंक ऑक्साइड साथ में बनता है। कैटालिस्ट की इटसेल्फ पार्टिसिपेशन है और वो एक कंपाउंड में चेंज हो गया है, दैट इज जिंक ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ फिनोल है, ये कैटालिटिक प्रोसेस नहीं है। राइट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4, द कंपाउंड विच कैन नॉट बिहेव एज कैटालिस्ट। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कैटालिस्ट के तौर पर बिहेव नहीं कर सकता? तो मैंने आपको एक लाइन यहां पे शो करवाई थी, complexes of transition elements does not behave as catalyst। तो इनमें complex कौन सा है? FeCO5। तो ये कैटालिस्ट के तौर पर बिहेव नहीं कर सकता। बाकी आपको बताइए, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन या प्रेपरेशन ऑफ पॉलीथीन में V2O5 कंटैक्ट प्रोसेस में, Cr2O3 जो है ये भी हम यूज करते हैं हैबर्स प्रोसेस में। तो ये हमारे पास कैटालिस्ट थे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जिनमें सिंपल कैटाइन हो और कम्प्लेक्स एनाइन हो। एक हमारे पास इस तरह के कंपाउंड हैं जिनमें सिंपल एनाइन होता है और कम्प्लेक्स कैटाइन होता है। तीसरी तरह के कम्प्लेक्सेस हमारे पास हैं जिन्हें हम न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें सिंपल कैटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन होगा, दैट इज K4FeCN6। इसमें पोटाशियम जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटाइन है। एनाइन हमारा FeCN हेक्सा है, ये पूरा एनाइन है जो कम्प्लेक्स है। CuNH3 टेट्रा SO4, ये सेकंड टाइप का एनाइन है। सिंपल एनाइन और कम्प्लेक्स कैटाइन, इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो कम्प्लेक्स है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, निकल कार्बोनाइल के साथ, ये आपके पास एक न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। अब हम इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं कि कम्प्लेक्सेस के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास इसका, दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट CMA। CMA स्टैंड फॉर सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम एक ट्रांजिशन मेटल होती है और ये लिगेंड से लोन पेयर रिसीव करती है। नंबर 2 हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा कंपोनेंट है दैट इज लिगेंड। लिगेंड आपके पास वो स्पीशी है
जो लोन पेयर डोनेट करती है टू सेंट्रल मेटल एटम, डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। अब लिगेंड के हवाले से हमने डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। कौन कौन से हैं? लिगेंड कितनी तरह के हो सकते हैं? आपके पास एक लिगेंड जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और ऐसे लिगेंड भी हो सकते हैं जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो। पॉजिटिव वाले भी होते हैं लेकिन हमारी बुक उसे डिस्कस नहीं करती। न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में हमारे पास एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। H2O एक्वा इसे बोलते हैं। साथ हम थोड़ा सा नोमेनक्लेचर को भी टच करते चलेंगे। न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस के नेम अनचेंज रहते हैं, जैसे वाटर है इसका नेम एक्वा होगा। इसी तरह से NH3 है, इसका नेम होगा हमारे पास अमाइन। इसी तरह से CO कार्बोनाइल। नेगेटिव लिगेंड हमारे पास कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सलाइन। इनके नेम के एंड पर जो सफिक्स है वो O लगता है, इसका नेम लिखा जाएगा हाइड्रोक्सो। Cl नेगेटिव, क्लोरो नेगेटिव लिगेंड है, नेम के एंड पर O सफिक्स ऐड होता है। इसी तरह से हमारे पास है Cn नेगेटिव, सियानो। तो ये लिगेंड्स की टाइप थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। इसी तरह से लिगेंड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेशन। एक लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसकी बेस पर भी हम इसे क्लासिफाई करते हैं। उसकी बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेशन लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेड लिगेंड्स and polydentate ligands. Monodentate ligand वो है which can donate only one lone pair to central atom. Only one lone pair to central atom ये डोनेट कर सकते हैं। ये आपके पास है मोनोडेंटेट लिगेंड। ये जितने भी 6 एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है। पॉलीडेंटेट लिगेंड वो हैं जो एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। 2 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 6 तक ये नंबर जाते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड में आपके पास एग्जांपल है C2O4-2 ऑक्सालेट आयन, जिसको लिखा जाएगा ऑक्सालेटो। इसी तरह से हमारे पास है हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 N2H4 भी से लिखा जा सकता है। ये न्यूट्रल के साथ पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ये नेगेटिव आयन के साथ पॉलीडेंटेट लिगेंड है। ये भी 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। थर्ड कंपोनेंट हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? इसमें 2 चीजें हैं, 2 चीजों को कलेक्टिवली हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह देते हैं। एक है आपके पास सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड, दे आर कलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं 3 नंबर्स। इसमें आमतौर पर बच्चों में कंफ्यूजन पाई जाती है, 4th कंपोनेंट के तौर पर मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं। 3 नंबर्स हैं जिनके अंदर डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्लियरली इनमें पता होना चाहिए कि किस में क्या डिफरेंस है और ये किस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ये 3 नंबर्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनमें पहला नंबर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर है आपके पास चार्ज ऑन CMA, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज है। तीसरा नंबर जो हम डिस्कस कर रहे होंगे इसमें वो है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैं शॉर्ट फॉर्म में से चार्ज ऑन स्फीयर लिख रहा हूं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज है। इनके बारे में जो पहली बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम।
नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब है कि कोई कम्प्लेक्स ही नहीं बना, उसने कोई लोन पेयर ही डोनेट नहीं किया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये क्या क्या हो सकते हैं, ये सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, होल नंबर होगा। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इट कैन बी जीरो और इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।